हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग बात करेंगे यूट्यूब पे जो हमारा डिस्कशन सेशन होगा टीजीटी 2021 बायोलॉजी का पेपर। आज इसके बात करेंगे पार्ट फर्स्ट में। हम लोग बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी में यूपी के आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपका है, देखिए, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है कि वह क्वेश्चन तो रिपीट हो सकता है, साथ साथ उसके साथ में क्या और ऑप्शन बनने की संभावना होता है अगले एग्जाम में। उसको ध्यान में रख करके जो पहला क्वेश्चन आपके सामने टीजीटी 2021 बायोलॉजी के पेपर्स में आया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, लगभग सभी पादपों में कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। हिंदी में बात करूँ, इंग्लिश में, इज नॉट फाउंड इन द ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। सभी पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सेंट्रियोल, दूसरा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, 70s राइबोसोम, 80s राइबोसोम। तो जैसा कि पता है राइबोसोम तो प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। सेंट्रल वैक्यूल प्लांट्स की पहचान है, प्लांट्स में सेंट्रल वैक्यूल भी पाई जाती है। ऑप्शन आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है, कुछ एक्सेप्शन है। तो आप ध्यान रखिएगा, सेंट्रियोल क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड में वन पोल पे प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है सेंट्रियोल, और सेंट्रोसोम के निर्माण में मदद करता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको देखेंगे, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है एम्बर। एम्बर इज ए फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ। एम्बर क्या है? एम्बर जीवाश्म रूप है। पहला ऑप्शन पेट्रिफाइड प्लांट ऑर्गन, लीफ कोल, हार्डेंड रेजिनस सब्सक्रिप्शन, ट्यूडोफॉसिल। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पे पूछा हुआ है एम्बर। एम्बर बेसिकली क्या होता है, एक रेजिनस सब्सटेंस होता है जो प्लांट्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता रहता है, हार्डेंड रेजिनस सब्सटेंस होता है, और ये क्या करता है, उसके पेस्ट और पैथोजन, पेस्ट और जो प्रेडेटर्स होते हैं उनसे बचाने के लिए पौधा अपने आप को क्या करता रहता है, इसको सिक्रीट करता रहता है। और ये क्या करता है, आज के डेट में डेकोरेशन में प्रयोग होता रहता है, और साथ साथ ये क्या करता है, ज्वेलरी में भी इसका यूज करता है, उसको डेकोरेट करने में रहता है। तो एम्बर बेसिकली क्या होता है, हार्डेंड रेजिनस सब्सटेंस होता है जो सिक्रेटेड बाय द प्लांट्स होते हैं, जो ट्री प्लांट्स होते हैं। और ये क्या करता है, ये रेजिनस सिक्रेशन क्या करता है, पेस्ट से बचाने के लिए पौधा सिक्रीट करता रहता है। तो याद रखिएगा, एम्बर पे ये संभावित क्वेश्चन आपके रहते हैं, इसके डेकोरेशन में यूज किया जाता रहता है और पेस्ट से प्रोटेक्शन के लिए प्लांट सिक्रीट करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए आया हुआ आपके एग्जाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो, ए ड्वार्फ शूट आपके टीजीटी में आया है, ए ड्वार्फ शूट विद द टू नीडल्स इज फाउंड इन। ड्वार्फ शूट टू नीडल जिसमें पाई जाती है वह पाइनस की किस स्पीसीज में पाई जाती है? पाइनस जिराडियाना, पाइनस लॉन्गिफोरा, पाइनस मोनोफिला, पाइनस सिल्वेस्टिस। दो नीडल के साथ बहुनी टहनी पाई जाती है। जो साइकस पाइनस के अगर आप देखोगे इसके स्टेम की स्ट्रक्चर, तो उसमें दो तरह की सूट पाई जाती है, एक ड्वार्फ सूट पाई जाती है, एक लॉन्ग सूट पाई जाती है। जो ड्वार्फ सूट होती है उसके ऊपर क्या होती है, फॉलियर फॉलिएज लीफ पाई जाती है। जो फॉलिएज लीफ होती है, याद रखिएगा, जो फॉलिएज लीफ होती है उसी को हम निडल कहते हैं। और निडल की संख्या एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, पांच होती है। और जिस उसके बेस पे पाइनस की अलग अलग स्पीसीज का क्लासिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पूछा है कि ड्वार्फ सूट विद द टू निडल्स। अब आपसे पूछा है किस स्पीसीज के अंदर टू निडल्स पाई जाती रहती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिल्वेस्ट्रिस। सिल्वेस्ट्रिस पाया जाता है, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस के अंदर ये घटना होती रहती है। अब साथ साथ क्या होता है, अब देखो, ये अगर मैं बात करूं, ये पाइनस का ये ड्वार्फ सूट है। अब इसके ऊपर क्या होता है, लीफ पाई जाती है, जो इसको पाई जाती है फॉलिएज लीफ, या इसी को हम बोलते हैं निडल।
आपको पता है पाइनस क्या है आपका, जीरोफाइट्स जिम्नोस्पर्म होता है। तो यहाँ पे निडल एक उसका एडाप्टेशन होता है, तो ये निडल के घर पाई जाती है। अब आपको पता है कि इसकी बार बार पूछता है जहाँ पे सिंगल निडल होती है। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ 2 निडल्स पूछा हुआ है। अगर ये आपका 2 निडल्स, अगर 2 निडल्स पूछा हुआ है, 2 निडल्स। अब ऐसे ही 3 निडल, पांच निडल। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपसे पूछा है 2 निडल्स, तो 2 निडल्स में अगर जहां आप अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा यहां से, उसको भी ध्यान रखना है। अब याद रखिएगा जहां पे ड्वार्फ सूट के साथ फॉलीलिप नील एक पाई जाती है उसे कहते हैं पाइनस मोनोफिला। देखो पाइनस मोनोफिला, पाइनस की वह स्पीसीज है जिसमें उसके ड्वार्फ सूट पे एक ही नीडल पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, अभी आपसे पूछा ड्वार्फ सूट में 2 नीडल पाई जाती है, तो आपको मैंने बताया इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। और यही ऑप्शन देखो दिया है, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। पाइनस के पास ड्वार्फ सूट में जब 2 नीडल पाई जाती है तो उसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पाइनस मर्क्यूरिस। ये दूसरा। अगर 3 नीडल पाया जाता है तो उसका एग्जाम्पल क्या रखोगे, जहां 3 नीडल्स पाया जाता है 3 नीडल्स, पाइनस जिरार्डियाना। याद रखिएगा पाइनस जिरार्डियाना में 3 नीडल पाई जाती है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखनी होती है। वहीं पे जहां 5 नीडल पाई जाती है उस स्पीसीज को कहते हैं 5 नीडल। देखो 5 नीडल है 5, और इसे कहते हैं पाइनस वालिचियाना। पाइनस वालिचियाना के अंदर क्या होती है, 5 नीडल पाया जाता रहता है, 5 नीडल पाया जाता रहता है। ये देखो अब आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। अब आपसे देखो क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी से पूछा था, ए ड्वार्फ सूट विद द 2 नीडल्स, तो 2 नीडल वाला कौन है, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस होता है। लेकिन याद रखिएगा इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि पाइनस जहाँ पे सिंगल नीडल होगा उसको क्या बोलेंगे, पाइनस मोनोफिला। वहीं पे आपका जहाँ 2 नीडल होगा 2 नीडल्स होगा, पाइनस मर्क्यूसिस, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। और आपसे पूछा था ऑप्शन में क्या है, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस पूछा हुआ है। 2 नीडल, यही ऑप्शन सही होगा। 3 नीडल होगा पाइनस जिरार्डियाना, और पाइनस जिरार्डियाना एक स्पीसीज याद रखिएगा, ये बार बार पूछता रहता है, पाइनस जिरार्डियाना। और अगर आप देखोगे पाइनस रॉक्स बर्गाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉक्स बर्गाई, पाइनस रॉक्स बर्गाई जो आपका है ये भी इसी एग्जाम्पल है जहां पे 3 नीडल्स पाया जाता है। तो जो क्वेश्चन आपका आया है 2 नीडल्स का पूछा है, वहां पाइनस सिल्वेस्ट्रिस दिया हुआ ऑप्शन में है, उसके अलावा पाइनस मर्क्यूसिस में पाया जाता है। अगर 3 नीडल है तो वहां पे पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस रॉक्स बर्गाई है। अगर 5 नीडल है यहाँ पे तो यहाँ पे पाइनस वालिचियाना। तो ये आपको सभी याद करने की जरूरत है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे ऑप्शन आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। तो आपको देखो पीवाई की सॉल्व करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि चारों ऑप्शन का डिस्कशन हो, साथ साथ उस एरिया से संभावित क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम में, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए ये सब ऑप्शन आपको याद करने की जरूरत है। जब पाइनस के नीडल से क्वेश्चन बनेगा तो अगला क्वेश्चन ये बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लॉडिक्यूल इन द फैमिली ग्रैमनी रिप्रेजेंट्स। ग्रैमनी फैमिली के अंदर लॉडिक्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रैमनी कुल में लॉडिक्यूल्स का प्रतिनिधित्व करता है। पहला लीफ, ब्रैक्ट, पेडिसल, पेरियंथ। अब देखिए आपको क्वेश्चन पूछा है लॉडिक्यूल, आंसर इसका करेक्ट होगा पेरियंथ, करेक्ट आंसर इसका होगा पेरियंथ। क्योंकि पहली बात, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन ये कि ग्रैमनी फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस है उसका नाम बताइए। तो याद रखिएगा ग्रैमनी के अंदर या हम इसको कहते हैं पोएसी, इसका दूसरा नाम पोएसी है, या हम बोलते हैं
ग्रैमनी फैमिली, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है वह होता है स्पाइकलेट। देखो अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर हम उसकी इन्फ्लोरेसेंस की स्टडी करें तो उसमें क्या स्ट्रक्चर हमको मिलता है। अब आपको ध्यान रखना है कुछ स्ट्रक्चर्स में ध्यान रखना है। लॉडिक्यूल जो आपसे एग्जाम में पूछा है, आपसे पूछता है लॉडिक्यूल पूछ लेता है, ग्लूम्स पूछ लेता है, पेलिया पूछ लेता है, लेम्मा पूछ लेता है, रैकिला पूछ लेता है। अब देखो इतने सारे ऑप्शन बनते हैं जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है आपके उसके इन्फ्लोरेसेंस स्पाइकलेट के पार्ट में। तो एक एक करके हम जान लेते हैं। लॉडिक्यूल वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेरियंथ, यही ऑप्शन बना हुआ है पेरियंथ। ग्लूम्स, देखो अब आपको ध्यान रखना चाहिए ग्लूम्स क्या होता है, पेलिया क्या होता है, लेम्मा क्या होता है, रैकिला क्या होता है, ये भी आपके अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको है। तो आपको ध्यान रखना क्या होता है, जो ग्लूम्स होता है ये ब्रैक्ट के सिमिलर होता है, ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम ग्रैमनी फैमिली में ग्लूम्स बोलते हैं। पेलिया जो होता है ये ब्रैक्टियोल होता है। अगर जब आप टेक्सोनॉमी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो ग्रैमनी फैमिली होता है, जब किसी फ्लावर के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ब्रैक्ट क्या होता है, ब्रैक्टियोल क्या होता है, उसके बाद कैलिस, करोला, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपकी ग्रैमनी फैमिली में ग्लूम्स ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, पेलिया ब्रैक्टियोल को रिप्रेजेंट करता है। और याद रखिएगा आपका जो लेम्मा होता है, लेम्मा जो आपका होता है बेसिकली वो क्या करता है, ओन को रिप्रेजेंट करता है, AWN ओन को रिप्रेजेंट करता है। और ये राकिला जो आपका होता है एक्सिस, या हम करते हैं इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट करता है। देखो अब ये सारे आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सिस या इन्फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रैमनी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, स्पाइकलेट, वहां पे इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अगर स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनता रहता है, और यहाँ पे ये आपका हो जाता है, ये आता है यहाँ पे, ये देखो आपका इधर हो जाता है ग्लूम्स, इधर हो जाता है आपका पेलिया। देखो ये जो ग्लूम्स होता है वो ब्रैक्ट के बराबर होता है, पेलिया जो होता है आपका ब्रैक्टियोल के बराबर होता है। यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस की होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें आपको पढ़ते हैं एंथर और फिलामेंट्स ये होता है। और बीच में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे कहते हैं कॉर्पेल पाया जाता है, कॉर्पेल पाया जाता रहता है। तो आप इसमें जो स्ट्रक्चर्स के पूछता रहता है, ग्लूम्स, पेलिया, लेम्मा, ओ एक्सिस, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो आपको होता है तो उसके इन्फ्लोरेसेंस में ये स्ट्रक्चर बार बार पूछता रहता है, मॉडिफिकेशंस पूछता रहता है। ग्लूम्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, जिसको हम नॉर्मली टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, ब्रैक्ट बोलते रहते हैं। जो एक पार्ट होता है फ्लावर का, क्या होता है, कवरिंग पार्ट होता है इन्फ्लोरेसेंस का, लेकिन यहाँ ग्लूम से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये अगले एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, पेलिया किसको रिप्रेजेंट करता है, लेम्मा किसको होता है, रैकिला किसको करता है, ये याद रखने की जरूरत होती है, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखो देखिए ब्रैक्ट दिया है, पेडिसल दिया है, पेरियन दिया है, लीफ दिया है, तो मॉडिफिकेशंस के ये पॉइंट आप, और स्पाइकलेट यहाँ का ग्रैमनी फैमिली से, ये अगले एग्जाम में आपके पूछ सकता है। तो अगली मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, देखिए पूछा है इन कॉकरोच द इंडोस्केल्टन। देखो इन कॉकरोच द इंडोस्केल्टल स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन, तिलचट्टा के अंतर कंकाली संरचना में टेंटोरियम पाई जाती है। तो टेंटोरियम कहाँ पाई जाती है, मैंडबल, थोरैक्स, एब्डामन, हेड। जैसा कि आपको पता है कि अगर उसके आप जो कॉकरोच उसके बॉडी सेगमेंटेशन को देखेंगे तो मैंडबल पार्ट होता है, हेड पार्ट होता है, थोरैक्स होता है, एब्डामन होता है। अगर उसके हेड की बात की जाए तो हेड के नीचे क्या जो होता है, जो आपका इंडोस्केल्टस पाया जाता है उसको बोलते हैं टेंटोरियम। ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता रहता है, कहते हैं सिक्रेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन्स पाए जाते हैं।
जो स्केलेटन होता है उसका सिक्रीशन होता रहता है, टेंटोरियम क्या करता है, हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करता रहता है। तो उसका करता है एक स्ट्रक्चरल शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता रहता है टेंटोरियम। तो याद रखिएगा ये पूछा हुआ है टेंटोरियम, तो किस रीजन से है, हेड रीजन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्पर्मेटोजोआ ऑफ द साइकस आर। साइकस का स्पर्मेटोजोआ क्या है, साइकस के अंदर प्रकुशुरजन्य होते हैं, टॉप सेड, मल्टीसिलेटेड, बाइसिलेटेड, नॉन सिलेटेड, ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म के अंदर लार्जेस्ट स्पर्म जो होता है या कहते हैं स्पर्मेटोजोइड्स जो होते हैं वो साइकस का होता है। एक क्वेश्चन नया निकल के आया, लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन होता है, साइकस का होता है। साइकस का होता है, साथ साथ क्या होता है, ये टॉप सेड होता है, ये लट्टू के आकार का होता है और मल्टीसिलेटेड होता है, मल्टीसिलेटेड होता है। याद रखिएगा दो क्वेश्चन, सबसे बड़ा भी होता है यही साइकस का स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, जो मल्टीसिलेटेड होता है और लट्टू के आकार टॉप सिप का होता है। साथ साथ क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जब इसका पॉलिनेशन होता है तो याद रखिएगा चूंकि ये सिलेटेड होता है तो आपसे पूछेगा कि इसका पॉलिनेशन साइफोनोसिस टाइप का होता है या ज्वाइडोगैमस टाइप का होता है। तो ज्वाइडोगैमस होता है, ज्वाइडोगैमस साइकस के अंदर याद रखिएगा ज्वाइडोगैमस होता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेटेड होता है, एक्वेटिक मीडियम चाहिए इसको क्या करता है, मूवमेंट के लिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये दो क्वेश्चन लार्जेस्ट स्पर्म और ज्वाइडोगैमस साइकस का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है इस एरिया से। और इसका शेप कैसा होता है, कई बार बच्चा कंफ्यूज आता है कि मल्टी सिलेटेड है कि बाई सिलेटेड होता है। याद रखिएगा टॉप शेप होता है और मल्टी सिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, वो क्वेश्चन है इन पाइला हाउ मेनी टीथ्स आर प्रेजेंट इन ईच रो ऑफ द रेडुला। सभी लोग आंसर देंगे इसका क्या है। आप देखिए पाइला के रेडुला के अंदर उसका हर रो, पाइला के रेडुला के हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं, तो बताएंगे आप कितने दांत होते हैं। आप सभी लोग मेरे को रिप्लाई देंगे। देखो पहली बात तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आंसर की बात करें तो बेसिकली हर रो में क्या होता है, 7 टीथ होते हैं। कितने टीथ होते हैं, 7 टीथ होते हैं, 7 टीथ होता है। रेडुला के हर रो में क्या होता है, 7 टीथ होता है। अगर 7 टीथ की बात करें तो ये कैसे होता है, 2 1 1 1 2। अब देखिए क्या होता है, 2 क्या होता है, 2 इसके मार्जिनल होते हैं, 2 मार्जिनल होता है, 2 लैटरल होता है और ये 2 क्या होता है, साइड साइड बाई साइड होता है, साइड बाई साइड होता है और एक जो होता है सेंट्रल होता है। टोटल क्या होता है, 7 टीथ पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन क्या होगा, 2 1 1 1 2। उसके रेडुला में क्या होता है, 7 टीथ पाए जाते हैं, 2 मार्जिनल, 2 लैटरल्स, 2 साइड बाई साइड और एक सेंट्रल पाया जाता रहता है। अब बात आती है कि अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो प्रीवियस ईयर को स्टडी करने में जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के सामने आ सकता है इस एरिया से है, वह रेडुला का फंक्शन। यह किस लिए होता है, पाइला के अंदर रेडुला का काम क्या होता है। याद रखिएगा रेडुला क्या होता है, डाइजेशन। अगर ऑप्शन आपके सामने पूछा कि एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और किसमें, तो डाइजेशन को याद रखिएगा, डाइजेशन के लिए होता है, डाइजेशन। अब चूंकि ये क्या करता है, भोजन को क्रश करता है, रास्पिंग द फूड। ओडोंटोफोर के पर क्या करता है कि ये भोजन को क्रश करने में मदद करता है। तो कहते हैं टू क्रश द फूड, क्रश द फूड, भोजन को तोड़ने में मदद करता रहता है। रास्पिंग द फूड, याद रखिएगा रास्पिंग द फूड ऑन द ओडोंटोफोर्स। तो रेडुला का फंक्शन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करें हम तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है 2021 टीजीटी बायोलॉजी में। तो आप जो भी तैयारी कर रहा है उसको ध्यान से जानने की जरूरत है। क्वेश्चन आया हुआ है, मैचिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। एक तरफ पूछा है नियोमार्फ, एपिस्टैटिक जीन्स, कोडोमिनेंसी और ट्रांसलोकेशन, और दूसरी तरफ दिया हुआ है इंटरक्रोमोजोमल मास्किंग द एक्शन ऑफ अदर जीन्स प्रोड्यूस ए फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड जीन, ए कैरेक्टर कंट्रोल बाय 2 जीन्स। अब देखिए
ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन आपका है और पूछा हुआ आपके सामने है। पहले पढ़ते हैं नियोमॉर्फ का मतलब क्या होता है। नियोमॉर्फ क्या होता है कि प्रोड्यूस ए फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम ए वाइल्ड जीन। जब कोई जीन्स वाइल्ड जीन्स के इफेक्ट के अलावा कोई दूसरा करेक्टर शो करता है उसे कहते हैं नियोमॉर्फ। देखो न्यू मीन्स न्यू होता है, मॉर्फ मीन्स क्या होता है, नया करेक्टर शो करना। जब कोई ऐसा जीन जो अपने वाइल्ड जीन के करेक्टर्स को छोड़ के नए करेक्टर को शो करता है तो उसे बोलते हैं नियोमॉर्फ। तो ये ऑप्शन पहला सी होगा। दूसरा इपिस्टैसिस जीन या इपिस्टैसिस फिनोमेना, इंट्रैक्शन ऑफ जीन के अंदर आप पढ़ते हैं। जब कोई एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क करता है उसे कहते हैं इपिस्टैटिक जीन। तो इपिस्टैटिक जीन क्या करता है, मास्किंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन। इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड, यानी पहला का थर्ड, सेकेंड का सेकेंड हो गया। कोडोमिनेंसी आप पढ़े होंगे मेंडल्स के लॉ में, कोडोमिनेंसी का कॉन्सेप्ट। कोडोमिनेंसी में क्या होता है बेसिकली, देखिए एक करेक्टर इज कंट्रोल बाय टू जीन्स। जब कोई एक करेक्टर कंट्रोल बाय टू जीन्स, कोई एक करेक्टर एक से अधिक जीन से प्रभावित होता रहता है तो उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंसी। याद रखिएगा, एक करेक्टर इज कंट्रोल बाय टू जीन्स, एक करेक्टर एक से अधिक जीन से प्रभावित होता है उसे कहते हैं कोडोमिनेंसी। एक है ट्रांसलोकेशन। आपने पढ़ा होगा म्यूटेशंस के अंदर, आपने पढ़ा होगा डिलीशन, एडिशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, होमोलॉगस आर्म जान लो, मान लो ये आपकी एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इस पे क्या होता है जीन के सेगमेंट ए बी सी और डी आपके हैं, और यहाँ पे भी क्या है ई एफ जी एच। ये जो क्या है होमोलॉगस क्रोमोसोम है और इसकी दो आर्म है, और यहाँ पे क्या हुआ, ए इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, ई इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। अगर इंटरक्रोमोसोमल जीन सेगमेंट अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में ए इस क्रोमोसोम से इस क्रोमोसोम पे चला गया, ई वाला इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, ये क्या आता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इंटरक्रोमल एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट होता है, जीन सेगमेंट का ट्रांसफर होता है। तो ये मैचिंग का क्वेश्चन आपके सामने आया था। अब इसके साथ आपको म्यूटेशन में ध्यान रखना होता है। इन्वर्जन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम का जीन सेगमेंट होता है 180 पे मूव कर जाता है। एडिशन का मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम सेगमेंट में कोई एक्स्ट्रा जीन ऐड हो गया, एडिशन। डिलीशन का मतलब क्या है, कोई जीन डिलीट हो गया। तो ये सब पैरासेंट्रिक क्या होता है, पेरिसेंट्रिक क्या होता है, इन क्वेश्चनों को जानने की जरूरत है अगली। तो म्यूटेशन के सारे पॉइंट्स आप देखते हो। इपिस्टैटिक जीन है तो इंट्रैक्शन ऑफ जीन में आपको या सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है, इपिस्टैटिक जीन क्या होता है, इनहिबिटरी जीन्स क्या होता रहता है, डुप्लीकेट जीन क्या होता है, उन सारे टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है जो आपके एग्जाम में आता रहता है बार बार है, और क्वेश्चन बहुत बार यहां से आया हुआ है। द रेस्पिरेटरी क्यूटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड इज, आरक्यू ऑर्गेनिक एसिड का कितना होता है, ऑप्शन 0, 1, लेस देन 1, मोर देन 1। देखिए यहां से क्वेश्चन हर बार ये रेस्पिरेशन टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है, जहां आपको मतलब आरक्यू का मतलब क्या होता है, आरक्यू का मतलब होता है रेट ऑफ CO2 released upon rate of O2 consumed। इस रेशियो को हम कहते हैं आरक्यू, इस ऑप्शन को कहते हैं आरक्यू कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत यहां पे है। देखो देखो अब रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, रेट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, ये कहलाता है आरक्यू। अब पूछा है आरक्यू की वैल्यू, तो याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स यहां से, जो आरक्यू वैल्यू जो होती है ऑर्गेनिक एसिड की जो होती है मोर देन 1 होती है, मोर देन 1 होती है, किसकी, ऑर्गेनिक एसिड का। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, 1 होता रहता है। और फैट, प्रोटीन, देखो ये सब क्वेश्चन पूछता है, इन दोनों का क्या होता है, लेस देन 1 होता है, यानी 0.9, 0.7 ये हो सकता है।
इसका मतलब आपसे पूछा ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे मोर देन 1, ऑप्शन सही है। लेकिन इन फ्यूचर जो क्वेश्चन आप यहां से बन सकता है, याद रखिएगा, फैट का लेस देन 1, प्रोटीन का लेस देन 1, 0.9, 0.7 हो सकता है। और साथ साथ आपको क्या है, सैकुलेंट प्लांट को याद करने की जरूरत है। सैकुलेंट प्लांट, सैकुलेंट प्लांट कौन होते हैं, जो जीरोफिटिक नेचर के होते हैं। ऐसे पौधे जो जीरोफिटिक नेचर के होते हैं उनको कहते हैं सैकुलेंट प्लांट। सैकुलेंट प्लांट का जो आरक्यू वैल्यू है, कई बार पूछा हुआ है नाइट टाइम। अगर नाइट टाइम की बात करोगे, आरक्यू वैल्यू नाइट टाइम में क्या होता है, 0 होता है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सैकुलेंट प्लांट का आरक्यू वैल्यू नाइट टाइम में क्या होता है, 0 होता रहता है। और डे टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में, याद रखिएगा, नाइट टाइम में क्या होता है, 0 होता है। नाइट टाइम में क्या होता है, 0 होता है। और डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में चूंकि आपको पता है ये सैकुलेंट प्लांट्स क्या करते हैं, कायम साइकिल को चलाते हैं। कायम साइकिल, क्रॉसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म चलाते रहते हैं। डे के टाइम में क्या, ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो उस समय क्या होता है, ये क्या होता है, मोर देन 1 होता है। मोर देन 1 होता है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन बार बार बनता रहता है कि यही क्वेश्चन आपके ऑप्शन, और कभी क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहेगी। आर की वैल्यू इस बार पूछा ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 बताया आपने। अब आपको कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, फैट और प्रोटीन का मोर लेस देन 1 होता है, और सैकुलेंट प्लांट का नाइट टाइम में 0 होता है, और डे टाइम में क्या होता है, मोर देन 1 होता है। तो ये आगे आपको तैयार करने की जरूरत है, जो क्वेश्चन की संभावना यहाँ से बनने की होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया हुआ है। चलिए इसका जवाब देंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। क्या होगा, लिखा है डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया। डार्विन ने कौन सी थ्योरी नहीं दी, आपको पता है, डार्विन पैंजेंसिस थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, बोथ एंड नन। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि म्यूटेशन थ्योरी बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था। उन्होंने कहा कि सडन चेंज इन द जीन दैट इज कॉल्ड एज द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन थ्योरी को ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था। और जो कह रहा है कि नॉट, डार्विन ने किस थ्योरी को नहीं दिया, तो आपको पता है म्यूटेशन थ्योरी को इन्होंने नहीं दिया था। डार्विन ने पैंजेंसिस थ्योरी दिया था, जो इन्होंने अपनी डेवलपमेंटल थ्योरी दिया, अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, उसमें क्या दिया, पैंजेंसिस थ्योरी दिया था। तो आपको ऑप्शन क्या होगा, म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था, ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था, और डार्विन ने इसको नहीं दिया था। ये ऑप्शन आपको ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, म्यूटेशन को किसने दिया था, ह्यूगो डे व्रीज। किस, इस पे क्वेश्चन, सडन चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द इम्ब्रोसैक इज बाउंडेड बाई। इम्ब्रोसैक इज बाउंडेड बाई, क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इम्ब्रोसैक बाउंडेड, भ्रूण कोश की भित्ति किस भित्ति से घिरा होता है। तो देखो क्या है, द इम्ब्रोसैक इज बाउंडेड बाई मेगास्पोरोफिल, इंडोस्पर्म, मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या हुआ, जब ये क्वेश्चन आया था उसमें आयोग आंसर अलग दिया था और लोगों ने क्या किया, उसका अलग लगाया था। तो आप करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, इम्ब्रोसैक के मेगास्पोरेंजियम वाल से जुड़ा होता है। कैसे, यहां से क्या संभावनाएं बन सकती हैं। इम्ब्रोसैक का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, एक इम्ब्रोसैक का स्ट्रक्चर जो देखोगे, तो सबसे पहले आप ये जानना चाहिए आपको कि एक जो आपका, ऐसे आप समझे, ये आपकी ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ये सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। एक आपको माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल होता है, यहाँ पे न्यूसेलस पाया जाता है, न्यूसेलस पाया जाता है, और इसके अंदर, न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, मेगा स्पोरोसाइट। कुछ न्यूसेलस की सेल स्पेशलाइज हो जाती है और वो क्या होती है, मेगास्पोरोसाइट होती है। मेगास्पोरोसाइट के अंदर डिवीजन होता है, और इसके अंदर क्या होता है, एक इसके अंदर इम्ब्रोसैक बनता है, जिसके अंदर आप देखोगे ये 8 स्ट्रक्चर बनती है। अगर एक इम्ब्रोसैक की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना, इसमें क्या होता है, एक एग सेल होती है, इसके बगल में जो होती है सिनर्जिड होती है,
और बीच में क्या होती है, पोलर न्यूक्लियाई होती है, पोलर न्यूक्लियाई, और नीचे की तरफ क्या होती है, एंटीपोडल सेल होती है, एंटीपोडल सेल होती है। देखो एंटीपोडल सेल होती है, इसलिए कहते हैं पॉलीगोनल टाइप ऑफ इम्ब्रोसैक, आपने पढ़ा होगा, जो क्या होता है आपको पता है 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लिएट होता है, 8 न्यूक्लिएट होता है, तो पॉलीगोनल टाइप इम्ब्रोसैक। तो अब ये इम्ब्रोसैक किसके अंदर पाया जाता है, यह इम्ब्रोसैक किसके अंदर पाया जाता है, तो ये स्ट्रक्चर बाहर वाली कौन है, इस इम्ब्रोसैक के बाहर वाली स्ट्रक्चर क्या है, मेगास्पोरेंजिया। तो मेगास्पोरेंजिया की वाल से घिरा होता है, या मैं कह सकता हूं कि ये जो मेगास्पोरेंजिया के वाल से घिरा होता है, जिसके अंदर, जिसको अब मेगास्पोरेंजिया ही क्या होता है, जब इंटीग्मेंटेड हो जाता है उसको नाम कहते हैं ओव्यूल। देखो जो जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल होता है बेसिकली क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, हेप्लॉइड होता है, और जो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेगास्पोरेंजिया था वही इंटीग्मेंटेड हो गया, जब उसके अंदर इंटीग्मेंट चारों तरफ हो गई वो क्या हो गया, ओव्यूल में कन्वर्ट हुआ। तो आप कह सकते हैं कि इम्ब्रोसैक का निर्माण क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है द इम्ब्रोसैक इज बाउंडेड बाई, तो क्या ऑप्शन होगा आपका, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या पाया जाता है, मेगास्पोर। उस मेगास्पोर में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होती है, एक बार 4 दूसरी बार 4, तो क्या बन जाता है, 8 सेल बन जाती है, 8 सेल बन जाती है, वो 8 सेल क्या होती है, अरेंज होती है, तो इम्ब्रोसैक का निर्माण होता रहता है। तो आपको जानना है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है कि याद रखिएगा, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, इम्ब्रोसैक। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है, इम्ब्रोसैक पाया जा रहा है। अब देखो अगर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, याद रखिएगा, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो देखो अब अगला फ्यूचर क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछेगा फर्टिलाइजेशन के बाद बताइए ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट का निर्माण, ओव्यूल क्या बनाता है, सीड का, और इम्ब्रोसैक किसके अंदर पाया जाता है, ओव्यूल, ओव्यूल किसके अंदर पाया जाता है, ओवरी के अंदर, एक एंजियोस्पर्म के अंदर कहता है। अब जिम्नोस्पर्म के अंदर कहते हैं नेकेड ओव्यूल पाया जाता है, क्योंकि ओवरी वाल से ढका नहीं होता है, ओवरी वाल से वो ढका नहीं होता है। तो फ्यूचर के क्वेश्चन को ध्यान में रख करके आपको ध्यान रखना है, इम्ब्रोसैक, ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है, एक मेगास्पोरेंजियम है जिसके चारों तरफ क्या है, इंटेगमेंट से घिर जाता है। तो आप यहाँ पे ओव्यूल कहो या इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोलो, तो ये ऑप्शन आपके सामने क्या होगा, यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम इंटेगमेंट हो जाता है, उसी कहते हैं ओव्यूल कहते रहते हैं। इस तरह से आपको स्टडी करने की जरूरत है प्लांट एम्ब्रोलॉजी के अंदर। तो ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट बात हमारे सामने आती है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आपका है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, बताएंगे आप लिटमस किससे प्राप्त होता है, आप सभी लोग मेरे को रिप्लाई देंगे। लिटमस, रेड एल्गी, ब्रायोफाइटा, लाइकेन और ऑल ऑफ द अबव। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, रिप्लाई दीजिए अगर आपने देखा। तो देखेंगे जो लिटमस बेसिकली क्या होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस क्या होता है, लाइकेन से होता है, उसमें भी आपको ध्यान देना है, लाइकोनेरा, राकेला टिंक्टोरियम, राकेला टिंक्टोरियम, ये जो लाइकेन है, लाइकोनेरा, राकेला टिंक्टोरियम, ये सब क्या है, लाइकेन है जो आपका लिटमस का निर्माण होता है। कई बार पूछा हुआ है, रोसेला, टिंक्टोरियम, लाइकोनेरा, दीज आर द लिटमस ऑब्टेनिंग लाइकेन्स। तो इस विषय को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडान यूजुअली कोड फॉर द वैलिन बट कैन आल्सो कोड फॉर द फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन एज इनिशिएटर कोडान। देखिए ध्यान रखिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन सा कोडान समांतर वैलिन को कूटबद्ध करता है परंतु प्रारंभिक कूट होने पर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए कूट संदेश देता रहता है।
अब देखिए आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कोडान यूजुअली कोड एज द कोड फॉर द वायलिन और आल्सो कोड फॉर द फॉर्मेटेड मेथियानिन एज ए इनिशिएटर कोडान। याद रखिएगा, आपको पता है इनिशिएटर कोडान क्या होता है, GUG होता है। कौन होता है, GUG। GUG जो होता है वायलिन को भी कोड करता रहता है, कोड फॉर द वायलिन, और साथ साथ क्या होता है, साथ साथ क्या होता है, इनिशिएटर कोडान भी होता है, इनिशिएटर कोडान भी होता है। ये कौन होता है, इनिशिएटर कोडान। कई बार पूछा है इनिशिएटर कोडान, GUG। साथ साथ देखिए ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मुलेटेड मेथियानिन को भी कोड करता है, फॉर्मुलेटेड मेथियानिन। आपको पता है प्रोकैरियोट के अंदर जब प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है तो जो पहली एमाइनो एसिड आती है वो कैसी होती है, फॉर्मुलेटेड होती है। फॉर्मुलेटेड पहली वाली एमाइनो एसिड्स होती है। वो भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो पहली एमाइनो एसिड ट्रांसलेशन के द्वारा आती है उस समय कौन होती है, वो फॉर्मिल ग्रुप से जुड़ी होती है, फॉर्मुलेटेड मेथियानिन होता रहता है। GUG क्या होता है, इनिशिएशन कोडान होता है। आपको पढ़ा होगा, एक इनिशिएशन कोडान होता है, दूसरा टर्मिनेशन कोडान होता है। टर्मिनेशन कोडान क्या होता है, UGA क्या होता है, टर्मिनेशन कोडान होता है। टर्मिनेशन कोडान ये वह कोडान है जहां प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है, हाल्ट कर जाती है, खत्म हो जाती है जब ये कोडान आ जाते हैं। इनिशिएशन कोडान वह होते हैं जहां से क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। इन कोडान से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए रीड किया जाता रहता है। तो इनिशिएशन वहां से होता है और जहां टर्मिनेट करना होता है वहां पे टर्मिनेशन कोडान पाए जाते रहते हैं। अब अगर आप देखोगे अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने है, समटाइम्स ए सिंगल जीन्स डिफेक्ट प्रोड्यूस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट्स। देखो कभी कभी एकल जीन्स दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करता रहता है। कभी कभी क्या होता है, एकल जीन दोष बहुत से द्वितीय प्रभाव करता है। समटाइम ए सिंगल जीन इफेक्ट प्रोड्यूस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट। कह रहा है कि कभी कभी एक जीन एक से अधिक इफेक्ट शो करता है। ध्यान रखिए, जो हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं प्लियोट्रॉफी फिनोमेना, जब कभी एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर्स को प्रोवाइड करता है तो उसे कहते हैं प्लियोट्रॉफी। व्हेन सिंगल जीन अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर, सिंगल जीन अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर, उसे कहते हैं क्या, प्लियोट्रॉफी। याद रखिएगा ये फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लियोट्रॉफी। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, देखिए आप लोग सामने, द पेक्टिन ऑफ कोलंबा या पिजन इज डिराइव्ड फ्रॉम। चलिए बताएंगे सभी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, द पेक्टिन ऑफ कोलंबा इज डिराइव्ड फ्रॉम। देखो ये आइस का पार्ट है, कोरोइड रेटिना स्क्लेरा लेंस। जो कोरोइड होता है इसके अंदर जो होता है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, ब्लड वेसल, कॉम्ब लाइक ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जो कोरोइड रीजन के अंदर पाई जाती है उसी को हम कहते हैं, देखो पेक्टिन ऑफ कोलंबा डिराइव्ड फ्रॉम द कोरोइड। ये कोरोइड रीजन के अंदर पाई जाती है, कॉम्ब लाइक ब्लड वेसल पाई जाती है। कैसी होती है, कॉम्ब लाइक ब्लड वेसल्स, कॉम्ब लाइक ब्लड वेसल्स पाई जाती है। जो कोरोइड रीजन होती है जो क्या करती है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती रहती है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है, विजरी सिस्टम को कंट्रोल करती रहती है। अगला आपके सामने है क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं, इस एरिया से आपको जानने की जरूरत होती है इस बात को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इज द इंट्रैक्शन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। एक पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न हानि होता न लाभ होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, कॉमर्शियलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन। देखो कहते हैं कि ऐसा इंट्रैक्शन जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट हो, दूसरे को ना फायदा हो ना नुकसान हो, इस तरह के इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, इस तरह के इंट्रैक्शंस को हम बोलते हैं कॉमर्शियलिज्म। आपको पता होना चाहिए इंट्रैक्शन तीन तरह का होता है, पॉजिटिव इंट्रैक्शन, नेगेटिव इंट्रैक्शन और न्यूट्रल इंट्रैक्शन। अब देखो सिम्बियोसिस,
कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और कंपटीशन। ध्यान रखिएगा, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछता रहता है। सिम्बियासिस का रिलेशन में क्या होता है? प्लस प्लस। जहां पे सिम्बियासिस वह फिनोमेना होता है जहां एक पहली स्पीसीज दूसरे को, दूसरी स्पीसीज पहले को, पहला पार्टनर दूसरे को बेनिफिट पहुंचाता है, दूसरा पहले को। ऐसे फिनोमेना में दोनों को प्लस प्लस होता है, सिम्बियासिस होता है। कॉमनसेलिज्म में क्या होता है? एक प्लस होता है, दूसरा जीरो होता है। यही ऑप्शन पूछा हुआ है। इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिटेड अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। ऐसा रिलेशन जहां एक स्पीसीज को बेनिफिट हो लेकिन दूसरे को न फायदा हो न नुकसान हो, उस रिलेशन को कहते हैं कॉमनसेलिज्म। जहां एक को फायदा होगा, दूसरे को न प्लस हो न माइनस, न फायदा हो न नुकसान हो, उसका क्या है? जीरो है। एमेंसेलिज्म में क्या होता है? ध्यान रखिएगा, एक माइनस होता है, दूसरा जीरो होता है। ऐसा रिलेशनशिप जहां पे एक को नुकसान हो, दूसरे को न फायदा हो न नुकसान हो, एमेंसेलिज्म। अगले क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं एमेंसेलिज्म, जिसमें आपको एलोपैथिक इंट्रैक्शन आता है। पार्थेनियम बार बार पूछता है कि पार्थेनियम जो आपका वीड है वह कैसा रिलेशन शो करता है? एमेंसेलिज्म। या इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कहाँ पे आप देख सकते हो? एलोपैथिक इंट्रैक्शन। कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल आप कहाँ देख सकते हो? जैसे यहाँ लाइकेन देख सकते हो आप, सिम्बियासिस में। कॉमनसेलिज्म में आप क्या देख सकते हो? ईपीफाइट्स, जितने भी ईपीफाइट्स पाए जाते हैं उनके अंदर पाया जाता है। एमेंसेलिज्म कहाँ पा सकते हो? पार्थेनियम के अंदर, पार्थेनियम के अंदर, पार्थेनियम के अंदर, यानी एलोपैथिक इंट्रैक्शन। प्रीडेशन में क्या होता है? एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। एक प्रे होता है, प्रीडेटर। जब भी टाइगर डियर पे हमला करेगा तो टाइगर को फायदा होगा, डियर को नुकसान होगा। पैरासिटिज्म में एक को प्लस, एक को प्लस, एक को माइनस, एक को प्लस, एक को माइनस। क्योंकि फंजाई जब भी हमारी फसल पे अटैक करता है तो जो होस्ट होता है, जो फसल होती है, उसको नुकसान होता है, और जो पैथोजन होता है, जो फंगस होता है, उसको होता है फायदा होता है। एक को फायदा, दूसरे को नुकसान, एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। और कंपटीशन में हमेशा क्या होता है? दोनों को नुकसान होता है। दोनों को, एक शेर एक दूसरे शेर से लड़ाई कर रहा है, एक लायन एक दूसरे लायन से लड़ाई कर रहा है, तो दोनों को नुकसान होगा। तो ये क्वेश्चन आपके फ्यूचर के एग्जाम में पूछ सकता है। जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखें। कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, सिम्बियासिस, कंपटीशंस, पैरासिटिज्म, प्रीडेशंस क्या होते रहते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखो आप, देखो कई बार पूछता है। देखो जब पीवाईक्यू हम सॉल्व करते हैं तो एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि हमें केवल आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, वहाँ अगल बगल से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है नेक्स्ट एग्जाम में जो आपको देना है उसमें क्या संभावना है उसको जानना, तब आपको पीवाईक्यू अच्छे से तैयार होता है और उस पीवाईक्यू से आपको बेनिफिट मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर कॉल्ड। आपको पता है इस दुनिया में इकोलॉजी की भाषा में 3 ही लोग होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। आपको पता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर क्या करते हैं? डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को डिनोट करते हैं, और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में डिनोट करते हैं तो आपको पता है इसके अंदर कौन आता है? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और कौन आता है? डिकम्पोजर। आप देखेंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स, ये 3 ही इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पाया जाएगा। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट है तो प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस होता है। वो क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है। जो भोजन नहीं बना सकते हैं वो एनिमल ग्रुप, जैसे मान लीजिए वो कंज्यूमर कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। दे आर द हेटेरोट्रॉफिक, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। डिकम्पोजर वो होता है बैक्टीरिया और फंजाई जो क्या करते रहते हैं, जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को किल करते हैं, दोनों को डिकम्पोज करते रहते हैं। तो आप देखोगे इस तरह से इस दुनिया में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर का अरेंजमेंट होता है। और ऐसा हमको कहाँ दिखता है? ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, और वह होता है फूड चैन के अंदर, और फूड चैन का निर्माण होता रहता है। तो ये भी आप सब याद रखिएगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, और जिसमें आप पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के फूड चैन को पढ़ते रहते हैं। तो फूड वेब क्या होता है? फूड वेब क्या होता है? कनेक्टिंग ऑफ द मोर देन वन food chain, that is called as the food web.
कई सारे फूड चेन मिल जाती है तो फूड वेब का निर्माण होता रहता है। लेकिन ये जो आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर का रिलेशन होता है डिफरेंट ट्रैफिक लेवल में, वह फूड चेन को रिप्रेजेंट करता रहता है। ये भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन की संभावना यहाँ से रहती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है कि रेड ड्रॉप इफेक्ट वाज स्टडीज बाय, रेड ड्रॉप प्रभाव किसके द्वारा अध्ययन किया गया है। ये क्वेश्चन आपका फोटोसिंथेसिस से आया हुआ है। लाइट रिएक्शंस के अंदर पढ़ते हैं आप, क्या पढ़ते हैं, क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड जब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं क्वांटम यील्ड का मतलब क्या होता है। अगर फोटोसिंथेसिस को जब हम मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवोल्यूशन देखते हैं, कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल रहा है, उसके आधार पर हम बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ ज़्यादा हो रही है। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं तो आप एक तरफ O2 का प्रोडक्शन रखते हैं, O2 का, और इधर क्या रखते हैं 300, 400, 700 और फिर 730 nm। ये जो आपका है इधर हम क्या रखते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट रखते हैं, ये 700, यहाँ पे रखते हैं 680। ये जो आपका रीजन है रेड रीजन है। देखो होता क्या है, एक वैज्ञानिक थे इमर्सन साहब। इमर्सन साहब ने बताया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जब उसको हम मेजर करते हैं तो हम क्वांटम यील्ड की बात करते हैं। क्वांटम यील्ड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन, कितना O2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है पर क्वांटा ऑफ लाइट, लाइट पड़ती है तो कितना O2 निकलता है। उसका इन्होंने ग्राफ खींचा और उस ग्राफ के अंदर देखा क्या, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट चल रही थी, जैसे रेड रीजन के को क्रॉस किया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन किया, O2 का ग्राफ गिर गया। क्योंकि ये रेड रीजन था, ऑक्सीजन O2 का प्रोडक्शन क्या हुआ था, कांस्टेंट चल रहा था, और रेड रीजन के जस्ट बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कम हो गया। तो चूंकि ये रेड रीजन में 680 से 700 nm के बीच का जो रीजन होता है उसको रेड रीजन कहते हैं। रेड रीजन के जैसे क्रॉस किया और ऑक्सीजन का लेवल गिर गया, तो इस वैज्ञानिक ने स्टडी किया, उसके नाम पर उन्होंने दिया रेड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट। रेड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट दिया था। तो रेड ड्रॉप कॉन्सेप्ट किसने दिया था, रॉबर्ट इमर्सन ने दिया था। इमर्सन साहब ने बताया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड रीजन के बाद डिक्लाइन कर जाती है, क्वांटम यील्ड डिक्लाइन कर जाती है, और उन्होंने एक नाम दिया रेड ड्रॉप। और क्वांटम यील्ड का मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना। अब यहाँ से पूछ सकता है कि इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट क्या है। अब देखो, जब आप इस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे रेड ड्रॉप का, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होती है, इमर्सन साहब ने 2 पिगमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने एक बार स्मॉल लाइट वेवलेंथ की लाइट दिया, एक बार लार्ज वेवलेंथ की लाइट दिया, और इससे ये प्रूफ किया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं, PS1 और PS2, P680 और P700। तो अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट इन्होंने दिया था और उसमें बताया था 2 पिगमेंट सिस्टम की डिस्कवरी हुई, PS1 और PS2। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है P680 और P700 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में जो आया हुआ है वह क्वेश्चन आपके सामने है, विच वुड इज यूज्ड इन मेकिंग द रेलवे स्लीपर। रेलवे स्लीपर बनाने के लिए कौन सी वुड प्रयोग होती है, रेलवे स्लीपर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयोग की जाती है। आपको ध्यान रखिएगा, तोरिया रोबस्टा, मोरस एल्बा, मधुका इंडिका और आले। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिप्टेरोकार्पेसी। डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली का जो पौधा है इसको कहते हैं सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा, और ये क्या होता है, वुड फर्नीचर, डोर फर्नीचर्स उसमें और रेलवे स्लीपर बनाने में प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है डिप्टेरोकार्पेसी का। आपसे पूछता है सैलिक्स अल्बा, जो कहते हैं ना क्रिकेट का बल्ला जो बनाया जाता है किस लकड़ी से बनाता है, सैलिक्स अल्बा, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार बनता है, रेलवे स्लीपर बैट बनाने के लिए कौन सी लकड़ी है, तो याद रखिए सैलिक्स अल्बा उसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, फिर पूछा हुआ है आपका थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय
नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, आपको पता है थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन, ए वैलैक, ए वाइसमैन, एच स्पेंसर। बताइएगा, बहुत बेसिक सा इवोल्यूशन से क्वेश्चन आपके आया हुआ है, बहुत बेसिक सा इवोल्यूशन से क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है और आप बताएंगे। देखो 1859 के पास में चार्ल्स डार्विन साहब ने एक बुक लिखा था, थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इसको सबसे पहले किसने दिया था? 1859 में। याद रखिएगा 1859 में क्या हुआ? थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। आपने पढ़ा ना, जिराफ की नेक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ये सारी बातें जो थियरी दिया गया था वो कौन दिया था? चार्ल्स। देखो लामार्क ने दिया था जिराफ की नेक बढ़ जाती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक कंपेयर याद करना है चार्ल्स डार्विन और लामार्क के थियरी के बारे में। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, चार्ल्स डार्विन ने थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन दिया था और 1859। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, एक बार अच्छे से आप क्या करो, इवोल्यूशन में चार्ल्स लामार्क और डार्विन की थियरी का स्टडी करिए और दोनों में कंपेयर करिए कि उनकी थियरी क्या दिया था, उन्होंने क्या यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की बात किया था लामार्क ने, और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज के डार्विन ने क्या किया था, आपको पता है थियरी ऑफ पैंजेंसिस की बात करते थे। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ये वैज्ञानिकों के बारे में कंट्रीब्यूशन जानने की जरूरत होती है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, इन फैमिली कैरियोफिलेसी प्लेसेंटेशन इज। कैरियोफिलेसी प्लेसेंटेशन कैसा होता है, आप बताएंगे कैसा होता है। देखो कैरियोफिलेसी के अंदर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा पाया जाता है। देखो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा जो होता है सिनकॉर्पस यूनिलॉकुलर ओवरी जो पाई जाती है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा। ये जो करैक्टरिस्टिक पाई जाती है सिनकॉर्पस यूनिलॉकुलर ओवरी पाई जाती है, ये फैमिली कैरियोफाइलेसी का करैक्टरिस्टिक फीचर होता है। साथ साथ आपको याद रखना चाहिए होता है कि कुकुरबिटेसी हो गया, पेराइटल प्लेसेंटा, बेसल प्लेसेंटा कहाँ पाया जाता है? ग्राइमनी में। एक्साइल कहाँ पाया जाता है? मालवेसी में। और फ्री सेंट्रल कहाँ पाया जाता है? कैरियोफिलेसी में। तो आपको देखिए टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा इन द प्लांट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्लेसेंटा के टाइप्स क्या होते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पे बार बार बनते रहते हैं, कभी आपसे बेसल प्लेसेंटा पूछता है, कभी पेराइटल पूछता है, कभी एक्साइल पूछता है, कभी फ्री सेंट्रल है। तो इन फैमिली का नाम आपको याद करने की जरूरत होता है। मालवेसी ग्रेमनी के अंदर बेसल पाया जाता है, कुकुरबिटेसी के अंदर क्या होता है, सब पेराइटल्स होते रहते हैं, और फ्री सेंट्रल कहाँ है? कैरियोफिलेसी के अंदर। ये याद रखने की जरूरत आपको है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको है, आप यहाँ पे देखोगे पूछा हुआ है, द हाइंड विंग ऑफ द हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हार्टल ड्यूरिंग द फ्लाइट दिस। अब कह रहा है घरेलू मक्खी के पश्च पंख लघु संतोलकों के में रूपांतरित हो जाते हैं उड़ान अवधि के दौरान। जब ये उड़ना शुरू करते हैं तो उसका हाइंड विंग जो होता है हाउस फ्लाई का, वो मॉडिफाइड कर जाता है लिटिल हाल्टर के रूप में। इससे क्या फ़ायदा होता है? जब वो उड़ना शुरू करता है तो बीट फास्टर देन फोर विंग, जो उसका फोर विंग होता है, जब उसका देखिए हाइंड विंग क्या होता है हाउस फ्लाई का, मॉडिफाइड हाल्टर होता है। हाल्टर क्या करता है? ये बैलेंसिंग का काम करता रहता है। जब फ्लाइट करता है तो बैलेंसिंग का काम करता है, हाल्टर से होता है। और ये क्या होता है? बीट फास्टर देन फोर लिम, जो फोर लिम होता है उससे तेजी से बीटिंग करता रहता है। और ये क्या करता है? उसके उड़ते समय उसको बैलेंसिंग प्रोवाइड करता रहता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, हाइंड विंग क्या होता है, उसमें लिटिल हाल्टर में कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता रहता है। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है जब भी हाउस फ्लाई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है,
इन विच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रिजर्व, बताएंगे आप सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताएंगे आप, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखो, इन विच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रिजर्व, पेट्रिफिकेशन, स्यूडो फॉसिल, कंप्रेशन, इंक्रस्टेशन। तो जब हम पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर टाइप्स ऑफ फॉसिल पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फॉसिल की जब हम बात करते हैं, फॉसिल क्या होते हैं, द रेलिक्स ऑफ द ओल्ड प्लांट्स आर एनिमल्स विच आर प्रिजर्व इन द स्टोन्स। कहते हैं स्टोन्स के अंदर जो प्रिजर्व हो चुका है, जो पुराने फ्यूचर जो हमारे ओल्ड टाइम के प्लांट्स थे, वो किसी भी कारण से क्या हो गया, जब डेड कर जाता है स्टोन्स के अंदर, तो उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के फॉसिल्स बनते रहते हैं वो कहलाता है पेट्रिफिकेशन, स्यूडो फॉसिल, कंप्रेशन, इंक्रस्टेशन। यहाँ पूछा देखिए बोथ एक्सटर्नल और एज वेल इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ध्यान रखिएगा पेट्रिफिकेशंस में क्या होता है, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या करता है, डेड कर जाता है, स्टोन्स में कन्वर्ट कर जाता है, स्टोन में कन्वर्ट कर जाता है, तो वो कहलाता है पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन की सबसे बड़ी खासियत है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पेट्रिफिकेशन बहुत स्लो मोशन में होता रहता है, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं, और यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर्स की प्रिजर्व हो जाती रहती है। ध्यान रखिएगा, जो कंप्रेसर होता है, इंक्रस्टेशन का मतलब क्या हुआ, कोई चीज क्या हुआ स्टोन के अंदर दब गई और उसका एक क्या हुआ, एक लीफ का शेप उस स्टोन के ऊपर बन गया, तो उसका एक्सटर्नल शेप दिख सकता है इंक्रस्टेशन में। कंप्रेशन में क्या हुआ, कोई लीफ की पत्ती क्या हो गया, स्टोन्स के अंदर दब गई और उस पर क्या हुआ, दबाव पड़ गया, उसके वजह से हो गया कंप्रेशन। इंक्रस्टेशन छाप पड़ गई। और स्यूडो फॉसिल क्या, कुछ ऐसे फॉसिल लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगे जो एक्चुअली फॉसिल होते नहीं हैं लेकिन स्यूडो होते हैं। तो आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ होता है पेट्रिफिकेशन, जहाँ पे क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्लांट्स या एनिमल क्या करता रहता है, वह डेड हो जाता है, स्टोन्स में कर जाता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट नेचुरल प्रोसेस जो होता है सेचुरेशन का बहुत स्लो होता रहता है, और बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है उसके अंदर प्रिजर्व हो जाती है। पेट्रिफिकेशन इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। साथ साथ आपको स्यूडो फॉसिल, कंप्रेशन, इंक्रस्टेशन को जानने की जरूरत है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केवर्स आर्गन। केवर्स आर्गन का फंक्शंस क्या है योनियो के अंदर, योनियो के अंदर केवर्स आर्गन, योनियो में केवर्स आर्गन का क्या काम होता है, याद रखिएगा स्क्रिटरी इन फंक्शन होता है, ये स्क्रिटरी में फंक्शन करता है। आर्गन ऑफ वोजाइनस, आर्गन ऑफ वोजाइनस याद रखिएगा, आर्गन ऑफ नस, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, आर्गन ऑफ वोजाइनस और केवर्स आर्गन, ये सारे के सारे केवर्स आर्गन ये सब किस में काम करते रहते हैं, एक्सक्रीशन में काम करते रहते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आर्गन ऑफ वोजाइनस, केवर्स आर्गन योनियो के अंदर जो पाया जाता है ये एक्सक्रीशन में मदद करता रहता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते रहते हैं। अब आपको केवर्स आर्गन के साथ साथ आर्गन ऑफ वोजाइनस भी जानने की जरूरत है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया जो आपका है, वह क्वेश्चन आपका है द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या नहीं करता, डज नॉट। स्लो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रांक्यूल्स को करता है, स्टिमुलेट सलाइवरी सिक्रेशन को करता है, स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस होता है। तो देखो आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली क्या करता है, बॉडी को रिलैक्स मोड में लाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और ये बेसिकली क्या होता है, फूड डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में मदद करता रहता है। साथ साथ क्या करता है, स्लो हार्ट बीट को कंट्रोल करता रहता है, स्टिमुलेट सलाइवरी सिक्रेशंस को करता है, स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस को करता है, और ये क्या नहीं करता रहता है, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रांक्यूल्स, इसका काम नहीं करता है।
ब्रैंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट नहीं करता रहता है। तो ये ध्यान रखने की बात है। आपको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंस जानने की जरूरत होती है। अगर इसको आप जानेंगे तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखिएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी को रिलैक्स मोड में लाता है, एटीपी को कंज्यूम करता है, साथ साथ में क्या करता है, फूड डाइजेशन, फूड सिक्रीशंस के समय में डाइजेशन में बेसिकली मदद करता है, और भी कई सारे इसके फंक्शंस हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आया है, क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स रिगार्डिंग द ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में क्या गलत है, ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। याद रखिएगा, फॉल्स को जल्दी एग्जाम में गलती करता है, नॉट, फॉल्स, इन सबको जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आप आए तो उसको राउंड कर लीजिए ताकि आपका कंसंट्रेशन ध्यान रहे क्या सही क्या गलत पूछ रहा है। तो मैंने राउंड कर दिया फॉल्स। ब्रायोफाइटा के बारे में क्या गलत है आपके सामने दिया है, दे आर द फोटोसिंथेटिक, देयर स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट्स, जाइगोट अंडरगोस मियासिस, दे लैक वैस्कुलर टिश्यू। देखो मेरी बात ध्यान से, ब्रायोफाइटा बेसिकली क्या होता है, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। दियर स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट, ये भी ध्यान रखिएगा। जब ब्रायोफाइटा के अंदर दो फेज होती है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट जब स्पोरोइड जर्मिनेट करता है तो क्या बनाता है, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर को बनाता रहता है। और जाइगोट अंडरगोस मियोसिस, देखो अब ये पॉइंट ध्यान रखना है। बेसिकली होता क्या है आपको पता है, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, आर्चिगोनिया और एंथ्रिडिया, ये दोनों फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है। और जाइगोट क्या करता है, माइटोसिस करता है, माइटोसिस करता है और इम्ब्रियो का निर्माण करता है, और इम्ब्रियो का निर्माण करता है। यही इम्ब्रियो क्या हो जाता है, स्पोरोफाइट का निर्माण करता है, स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। स्पोरोफाइट फिर क्या होती है, तीन भाग में डिवाइड हो जाती है, फूट, सीटा और कैप्सूल। आपको याद होना चाहिए फूट, सीटा और कैप्सूल होते हैं। और ये क्या स्टेज होती है, गैमेटोफाइट। देखो मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहां पकड़ना है गैमेटोफाइट्स में, यहां पे जाइगोट के बाद माइटोसिस डिवीजन होता है, तब जाके इम्ब्रियो को फॉर्मेशन होता है। और यहाँ क्या दिया है, जाइगोट अंडरगोस मियासिस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और इम्ब्रियो क्या होता है, स्पोरोफाइट का, स्पोरोफाइट फूड, सीटा, कैप्सूल में डिवाइड होता है। तो ये ऑप्शन क्या गलत हो गया, दे लैक वैस्कुलर टिश्यू। जैसा कि पता है ब्रायोफाइटा में क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट होता है। टेरिडोफाइट्स जो होता है, इसके बाद वाला जो ग्रुप आता है टेरिडोफाइट में, उसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, स्टील का निर्माण होता है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर कहते हैं वैस्कुलर बंडल तो एब्सेंट हो गया, जाइलम फ्लोएम, लेकिन वैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है लेप्टोइड और हाइड्रॉइड के रूप में। याद रखिएगा, कभी आपसे पूछेगा लेप्टोइड, हाइड्रॉइड। देखो अब ये फ्यूचर क्वेश्चन है, लेप्टोइड क्या होता है, जाइलम, और हाइड्रॉइड क्या होता है, फ्लोएम। लेप्टोइड, देखो लेप्टोइड एंड हाइड्रॉइड जैसी स्ट्रक्चर ब्रायोफाइटा के अंदर डेवलप होने लगती है, जो बाद में जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर वैस्कुलर बंडल क्या होता है, एब्सेंट होता है, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो यहाँ गलत कौन है, मियासिस नहीं होती है, माइटोसिस होती है, माइटोसिस होती है। लेकिन फ्यूचर में पूछेगा कभी आपसे एग्जाम में, लेप्टोइड और हाइड्रॉइड जो ब्रायोफाइटा के अंदर पाए जाते हैं, फ्यूचर वो किसका निर्माण करते हैं, जाइलम और फ्लोएम का। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फ्यूचर का हो सकता है, लेकिन जनरली ब्रायोफाइटा के अंदर वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम्स इज अफेक्टेड बाई। हार्डी-विनबर्ग सभ्यता, वेनबर्ग सभ्यता प्रभावित होती है। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, नन, बोथ। अब देखो ये क्वेश्चन है, बताइए इसका जवाब क्या होगा, इसका क्या जवाब होगा, आप सभी लोग रिप्लाई दीजिए हमको। हार्डी-विनबर्ग ने क्या बताया था, क्या जवाब इसका होगा, चलो भाई बताओ सभी लोग। हार्डी-विनबर्ग साहब ने क्या ऐसी बात कह दी थी। हार्डी-विनबर्ग ने, देखो हार्डी-विनबर्ग का अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा हो, उन्होंने बताया था
P प्लस क्यू इक्वल टू 1, या कहते हैं P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। अब चूंकि हमारे सामने आता है कि हार्डी विनबर एक मैथमेटिशियन वैज्ञानिक थे, वो क्या नापना चाहते थे? उन्होंने बताया था कि कैसे इवोल्यूशन को मेजर किया जाए। भाई कोई इवोल्यूशन चल रहा है तो कैसे हम जानेंगे उसमें कितना परिवर्तन हो गया? तो परिवर्तन को जानने के लिए ये जरूरी है कि जो इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, इवोल्यूशनरी फोर्सेस कौन कौन से हैं? इवोल्यूशनरी फोर्सेस, जो इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं जैसे म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट्स, रैंडम मैटिंग। देखो मेरी बात ध्यान रखिएगा, जो इवोल्यूशनरी फोर्सेस है वह सब क्या होना चाहिए? ऑब्सेंट हो जाए। जैसे मैंने कहा कि कोई चीज़ आपको मेजर करना होगा तो जो इवोल्यूशन को रोकना पड़ेगा। जो इवोल्यूशन मतलब आप मेजर करने का इवोल्यूशन हो गया, म्यूटेशन सडन हो गया, तो आपका मेजरमेंट गलत हो सकता है। तो हार्डी विनबर ने जो अपने इवोल्यूशनरी थ्योरी को दिया था, उन्होंने बताया कि इवोल्यूशन मेजर करने के लिए हमें एलील फ्रीक्वेंसी P प्लस क्यू इक्वल टू 1, इसका इक्वेशन होता है एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ द P और Q। तो उन्होंने बताया कि म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शंस, ये जो ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन को जो चलाते रहते हैं, अगर इनको रोक दिया जाए तभी इवोल्यूशन को मेजर किया जा सकता है। और इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा? म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड बोथ, यह दोनों जब एब्सेंट हो जाएगा, अगर ये दोनों एब्सेंट होगा तभी इवोल्यूशन को मेजर किया जा सकता है। तो हार्डी विनबर का इक्वेशन कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सभी इवोल्यूशनरी फोर्सेस को रोक दीजिए, नहीं तो ये प्रभावित करेंगे इवोल्यूशन को मेजर करने में। तो उनको देखो लिखा है हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, तो अफेक्टेड किससे? नेचुरल सिलेक्शन से भी होता है, म्यूटेशन से भी होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी होता रहता है। तो ये सब ऑप्शन कर दोगे तभी आप मेजर कर पाओगे इवोल्यूशंस को। तो ये सब क्या होना चाहिए? ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए अगर इनको प्रभावित करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको सामने आता है, देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने आपका है, इसका जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? जवाब दीजिए सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिएंगे आप लोग, क्या आंसर होगा बताओ सभी लोग। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या ऑक्सिन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फूड? पहला ऑप्शन देखिए, ऑक्सिन कह रहा है कि इफेक्टिव है पार्थेनोकार्पिक फूड। ऐसा सीडलेस फ्रूट जो बनता है आजकल क्या करते हैं, ऑक्सिन का लेपन कर देते हैं और सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता रहता है। स्टेटमेंट सही है। देखो नॉट लिखा हुआ, क्या गलत है? तो आपको सही ढूंढना है, तो ये ऑप्शन सही है, ऑक्सिन का लेपन कर देते हैं, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर द सीडलेस, ये भी मैंने बताया अभी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या फ्रूट जो होता है वो सीडलेस होता है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ओवरी को ही क्या करते हैं डायरेक्ट उस पर ऑक्सिन का छिड़काव करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का ये वो कन्वर्ट हो जाता है, उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता रहता है। ओनली जिब्रेलिन आर द इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, याद रखिएगा। एक वर्ड दिया ओनली, अभी ऊपर ही मैं पढ़ रहा हूँ कि ऑक्सिन भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के फॉर्मेशन में निर्माण करता है, और नीचे कह रहा है केवल जिब्रेलिन ये काम करता है, ऑक्सिन नहीं करता है। ये स्टेटमेंट क्या गलत है, याद रखिएगा। ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, ये तीनों के तीनों बेसिकली क्या आता है, पार्थेनोकार्पिक में पार्टिसिपेट करते हैं। ये मेजर रोल निभाता है ऑक्सिन, और जिब्रेलिन ये लेस रोल निभाता है। लेकिन अब यहाँ कर रहा ओनली जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन तो गलत है, ऑक्सिन भी ये काम करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। पार्थेनोकार्पी इसके फर्टिलाइजेशन, मैंने कहा ना पार्थेनोकार्पी के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो गलत क्या हो गया, गलत क्या हो गया आपका, एक सी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग आपका है। ओनली जिब्रेलिन नहीं है, ऑक्सिन भी करता है, जिब्रेलिन भी करता है, और साइटोकाइनिन भी कुछ पार्टिसिपेट करता रहता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, देखो भाई लाइकेन पूछा हुआ है,
लाइकेन पूछा हुआ है, लाइकेन आर द गुड इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन किसका इंडिकेटर होता है? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और नन ऑफ द अबव। तो वाटर, देखो लाइकेन्स बेस्ट इंडिकेटर होता है एयर पोल्यूशन का। आपको पता होना चाहिए, जहाँ लाइकेन, जहाँ पोल्यूशन फ्री होता है वहीं लाइकेन्स ग्रो करते हैं। आज हिली रीजन में लाइकेन आपको देखने को मिलता है और आपको बड़े बड़े शहरों में लाइकेन नहीं दिखे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे यह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का इंडिकेटर होता है, सेंसिटिव होता है। तो याद रखना, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में काम करता रहता है, ये ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है भाई डेंटल, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, खरगोश के अंदर डेंटल फार्मूला क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेंटल फार्मूला ऑफ द रैबिट, रैबिट का डेंटल फार्मूला क्या होता है? रटने वाली बात आपको याद रखना है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका जो आपका होगा याद रखना, सी ऑप्शन 20 33 10 23, याद कर लो इसको। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर का ये होता है, ये आपको याद करना है, खास तौर पे ह्यूमन का, रैबिट्स का, ये सब आप लोग याद करके रखो, याद करके इसको रखने की ज़रूरत आपको है, ये सब चीज़ें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे, सेकेंड पार्ट में अगले क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।